हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। एसीएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। एसीएफ असिस्ट टू कंजर योर फ्यूचर। आज अपन बात करेंगे जो एसीएफ में लेके कुछ स्टूडेंट्स की ये क्यूरीज थी कि जो हमने प्रेफरेंस थी वो प्रायोरिटी में के अंदर एसीएफ की जगह हमने पहले एफआरओ को प्रायोरिटी दे दी, क्योंकि उनको बाद में पता चला कि फॉर्म भरते टाइम इतना थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं हो पाता है कि प्रेफरेंस किसको दे या इसकी पे ग्रेड क्या है और कौन सा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो उसको लेके अपन थोड़ी चर्चा करेंगे, और यदि इसने उन्होंने मिस्टेक कर भी दी तो इसका इम्प्रूव कैसे हो सकती है, उसका प्रोसेस क्या हो सकता है। ठीक है, और अदरवाइज ये कुछ सोच रहे होंगे कि एफआरओ की पोस्ट कैसी है, हमें यदि ये मिल जाती है या एसीएफ, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। मेन सारी चीज़ें इंटरव्यू पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इसकी जॉब प्रोफाइल कैसे हो सकती है, गर्ल्स के लिए सिक्योर है या नहीं, क्या हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो ट्रेनिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे अपन। जो इसका प्रेफरेंस है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए मैं जो प्रोसेस बताऊंगा। साथ में क्या आरपीसी के द्वारा वापस एक्शन लिया जा सकता है, आरपीसी का क्या नोटिफिकेशन में चीज़ें हो सकती है, इसकी पोस्ट, इसकी जॉब प्रोफाइल और इसकी जो ड्रेस ऑफ यूनिफॉर्म और जो एग्ज़ाम की डेट है, जैसे मैंने अभी बताया, जो अभी फ़िलहाल अभी सीएम की जो मीटिंग है उसके बारे में लेके अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन। उससे पहले मैं एसीएफ क्लासेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, एसीएफ क्लासेस हमारी जो अभी जियोलॉजी फैजल खान सर, इन्वायरमेंट साइंस और कंप्यूटर साइंस, जो किशनगढ़ कॉलेज के एचओडी है कंप्यूटर साइंस के, वो लेक्चर ले रहे हैं। साथ में जनरल नॉलेज के पार्ट है, हमने जनरल नॉलेज के पार्ट सेगमेंट वाइज अपलोड किए हैं। आप सेगमेंट वाइज परचेज कर सकते हैं। यदि किसी को ये लगता है कि मैं राजस्थान की इकोनॉमिक्स का पार्ट ओनली पढ़ना चाहता हूँ तो मैं वही परचेज करूँगा, तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 500 के समथिंग हम कॉस्ट रखी है। ऐसे ही हमने इंग्लिश के लिए जो सेफलिन कोचिंग है, दिनेश राव, टॉम फाटिक पे चल रही है, अच्छे सर है, वो पूरा कोर्स करवाएंगे आपके पास, और इसकी फ़ीस भी उन्हें 1000 की समथिंग रखी है। ठीक है, रहा टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज में हमने अभी ये बता दें कि 10 टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के और 4 फुल टेस्ट हमने रखे हैं। पूरा शेड्यूल हम आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इस पर आप अभी बताऊंगा मैं, इस पर आप मुझे मैसेज करिए तो यहाँ पे आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा टेस्ट सीरीज का सारे सब्जेक्ट का। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर, तो फीस स्ट्रक्चर हमारा ये इन्वायरमेंट का है, ये 2 कोर्स है, पीपीटी के थ्रू है, दूसरा क्लासरूम के थ्रू। इसका पूरा वीडियो एक्सप्लेन करके मैंने डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आपको नोट्स है वो होम डिलीवरी मिलेगी। फीस का जो ये जो है इसमें आप प्रोमो कोड अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए हमें आप कॉल मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आप हमें 395495 इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है जो लिंक नीचे दिया हुआ है, एसीएफ क्लासेस जयपुर, और हमारी साइट है acfclasses.com, इस पर विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले प्रेफरेंस। तो इससे पहले अपन दोनों इसके बारे में, पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। यदि किसी के मन में ये भी दुविधा आ रही है कि पोस्ट यदि एसीएफ से हमें एफआरओ मिल जाए, यदि हमने प्रेफरेंस एसीएफ ले रखी है तो भी हमें एफआरओ मिल जाए, तो एफआरओ कितनी अच्छी पोस्ट है या क्या उसमें फील्ड वर्क होगा और गर्ल्स के लिए अच्छी है या नहीं, तो उस पर बात करते हैं। देखो, एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर होता है, उसके बाद एसीएफ होता है, उसके बाद डीएफओ होता है। जो इसको प्रमोशन होने में कितना टाइम लगता है अभी अपन बात करते हैं। इसकी पे ग्रेड की बात है तो लगभग आप सब पे ग्रेड के बारे में जान चुके हो और सबको पता है, लेकिन ब्रीफली मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। इसकी L14 है, L14 में 5400 पे ग्रेड है, जो 56,100 के समथिंग इसकी सैलरी है। सैलरी पे आप मत जाइए, इसकी जो लग्जरी लाइफ है उस पर आप देखोगे तो बहुत अच्छी लाइफ है। ठीक है, अपन इस पर चर्चा करेंगे। इसकी एफआरओ की है तो L11 है, तो इसकी 4200 पे ग्रेड है, तो मतलब 37,000 के समथिंग जो सैलरी होती है बनती, वो सैलरी है। प्रोबेशन के बाद में होती है सैलरी सारी। ठीक है, तो ये रहा। यहाँ एफआरओ के बाद में जो पोस्टिंग मिलती है रेंजर के बाद, वो एसीएफ से कन्वर्ट होता है। जो एसीएफ होता है वो डीएफओ होता है, तो इसमें लगभग 5 से 7 साल का लगभग टाइम ड्यूरेशन हो जाता है डीएफओ बनने तक। जो डीएफओ पोस्ट क्या होती है, जो आईएफएस के लिए पोस्ट होती है। तो एसीएफ क्या होता है, एसीएफ में 2 तरीके से लोग आते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है, जैसे एक तो एसीएफ में जो आरपीसी के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है अभी जो चल रहा है उसका, ये दूसरा यूपीएससी के थ्रू होता है। तो यूपीएससी में जो रिक्रूटमेंट होकर एसीएफ बनते हैं वो आईएफएस होते हैं, वो 2 साल ट्रेनिंग प्लस 2 साल वर्क करते हैं, तो 4 साल तक वो एसीएफ पे वर्क करते हैं। ठीक है,
उसके बाद वो डीएफओ बन जाते हैं। ठीक है, डीएफओ बहुत अच्छी आईएफएस लेवल की जॉब है और इंडिया लेवल की जॉब है। जैसे मैंने पहले चर्चा कर चुके हैं, इंडिया लेवल पे मतलब सेंट्रल लेवल की 2-3 जॉब ही है, आईएफएस है, आईपीएस है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, 3 जॉब ही होती है। रेलवे सर्विस तो ये इतनी ही नहीं होती। तो ये रही इसकी बात। इसके अंदर आप मैं थोड़ा सा इसके बारे में और चीज़ें बताता हूँ। तो इसके जो सैलरी मैंने बता दी, इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है। वर्क प्रोफाइल में ये होता है कि जैसे ये कुछ वर्क होते हैं, जैसे इसके फाइनेंशियल वर्क होते हैं। जैसे आप देखोगे तो जो एफआरओ होता है वो रिकमेंड करता है इनको, एसीएफ को कुछ फाइनेंशियल रिसिप्ट या बिल्स पास कराने के लिए जो लगाता है। उसके बाद जो ये अप्रूवल करने के लिए रिकमेंड करता है डीएफओ को। तो इसके बीच में ये एक मेजर रोल होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जो ये पोस्ट होती है, ये पोस्ट रेंज, देखो राजस्थान में क्या होता है, ऊपर तो एक डिवीज़न होते हैं ना, डिवीज़न डिवीज़न होता है। डिवीज़न के बाद में क्या होता है, जैसे ये डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, इसका मतलब ये असिस्टेंट टू कंजर्वेटिव फॉरेस्ट होता है। और ये फॉरेस्ट रेंज, मतलब रेंज होता है यहाँ पे, ये डिवीज़न होता है यहाँ पे। तो ऊपर डिवीज़न होता है, नीचे रेंज होता है। ठीक है, तो इनके बीच में जो होता है वो एसीएफ वर्क करता है, तो उसको बोलते हैं सब डिवीज़न। ठीक है, सब डिवीज़न का वर्क क्या होता है आप खुद समझ चुके होंगे। जैसे एक एसडीओ की पोस्ट होती है, एसडीओ क्या करता है, ये सब डिविजनल ऑफिसर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सब डिविजनल ऑफिसर बोल सकते हो। ये दोनों के बीच में एक लिंक कराने की भूमिका होती है इसकी। तो इसका मेन वर्क ये होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये डीएफओ को असिस्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कलेक्टर होते हैं उनके लिए एक सहायक कलेक्टर की भूमिका होती है, जैसे असिस्ट करने के लिए, तो वो एक भूमिका होती है। बाकी और भी जैसे सेंचुरीज में लगाते हैं या वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ लगाते हैं, तो एक तो वहाँ पे डायरेक्टर के एज ए पोस्ट में लगाते हैं। बाकी जिसके एडमिनिस्ट्रेटिव खूब सारे वर्क होते हैं। उसके अलावा इसके जो टेक्निकल वर्क होते हैं, प्लांटेशन करना, बाकी इसका सुपरविजन करना, इनको रेंजर वगैरह को इनको छुट्टी लीव पे देना, ये सारे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये एक प्रोफाइल है, इसमें आप देख सकते हो। फील्ड वर्क भी होता है। फील्ड वर्क में यदि गर्ल्स के लिए बात करें तो ऐसा नहीं फील्ड वर्क होता है तो उनको ऐसे पैदल चलना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप इमेज बना रही है। एक ऑफिशियल जॉब होती है। ठीक है, और इसका काम होता है सुपरविजन करना। और ये जो लोकेशन मिलती है इसको, जॉब लोकेशन, तो एक फॉरेस्ट नियरेस्ट फॉरेस्ट मिलती है। जैसे आपने जयपुर में देखा होगा तो अरण्य भवन है, अरण्य भवन के अंदर बना हुआ है, ये एक अलग से बना हुआ है। यहाँ पे यदि पोस्ट मिलती है, यदि आपको जैसे सवाई माधोपुर मिलती है, तो सारी चीज़ें क्या आपको एक ऐसे नहीं कि आपको बिल्कुल जंगलों में फटक देंगे, ऐसा कुछ भी इमेज नहीं है। एक ऑफिशियल जॉब होती है। इसमें आपको देखो फैसिलिटी क्या क्या मिलती है, फ़र्क। तो इसमें आपको एक गाड़ी तो मिलती है, जैसे राजस्थान में मोस्टली क्या होती है, बोलेरो मिलती है। ये तो आप आरएस को बोलो या किसी को भी बोलो, वो मिलती है। यदि आप जैसे फील्ड में वर्क में जाते हो और आप सेंचुरी या कहीं पे भी आपको बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ पे लगाया गया है कहीं पे, तो आपको एक ओपन जिप्सी भी मिलती है। साथ में आपको क्या मिलता है, ड्राइवर मिलता है। ठीक है, वैसे इसको जैसे इसके पास 2 असिस्ट करने वाले कर्मचारी होते हैं। वरना आप डीओफओ की बात करो तो यहाँ आपके 4 हो जाते हैं। तो एक आपको ड्राइवर मिलता है, एक हेल्पर मिलता है, यहाँ पे आपको एक माली मिल जाता है, आपको एक असिस्ट करने के लिए, कुक करने के लिए 4 चीज़ें मिल जाती है। एसीएफ के लिए आपको एक एकोमोडेशन मिलता है, जैसे 3 BHK या कुछ भी अच्छा लग्जरी नेचुरल एक पीसफुल नेचर में आपको बंगला मिलता है। तो नो डाउट अच्छी खासी फैसिलिटी है। रहा बात रेंजर, तो रेंजर की आप देखोगे तो ये 3 स्टार जॉब होती है। ठीक है, आप खुद देख रहे हो इसका रुतबा, तो बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, गर्ल्स के लिए भी आप देख सकते हो 3 स्टार जॉब है। जैसे आपके एक ऐसा राजस्थान में एसआई की पोस्ट होती है, उसमें जो सीआई होते हैं, तो वो एक सीआई की इक्विवेलेंट इसकी क्या होती है, यूनिफॉर्म भी होती है, और वैसा ही उसका जो टसन होती है वो होती है। तो ये रही इसकी बात है। ये कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं और जिज्ञासु होते हैं, उनके लिए चीज़ें बोल रहा हूँ, लेकिन ये मैटर नहीं करता। मैटर आप इसमें ये चीज़ देख सकते हो कि ये जो पोस्ट होती है, ये पोस्ट इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए जो आईएएस की प्रिपेयर कर रहे हैं वो, दूसरे जो आईएफएस की कर रहे हैं, और जो जॉब बाहर आउटसाइड वाले वो कर रहे हैं, तो वो जो इस एग्ज़ाम को आरएस में ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। क्योंकि आरएस की एक जॉब होती है, वो भी सेम इतनी 5400 पे ग्रेड 4th L14 होती है आरपीएस की। तो दूसरी चीज़ ये होता है कि इसमें जो एक मिनट, हाँ, जो इसमें क्या होता है कि जो आरपीएस और आरएस की जॉब होती है,
इन दो के अलावा यदि आप बात करोगे तो फिर क्या होता है कि ये बाकी अलाइड फोर्स से बहुत बेटर है, बहुत बेटर सी जॉब है। ठीक है, ये तो रहा इसका अलग चीज़ है फैक्टर। अपन इस पर फिर आगे बात करते हैं इसकी ट्रेनिंग के बारे में। तो ट्रेनिंग में अपन बात करें तो ट्रेनिंग इसकी जैसे 2 साल की जो हर किसी की होती टाइम पीरियड होता है, वो एक टाइम पीरियड है। उसके अलावा उसमें आप ये देखोगे कि इसमें ट्रेनिंग में जैसे आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, हॉस्टल में आपको जैसे ड्रेसअप होती है, एक अलग होती है। आपको इसमें स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स में खूब सारे होते हैं, आप नेशनल लेवल तक खेल सकते हो। यदि आप इसके अंदर यदि मास्टर लेवल की डिग्री करना चाहते हो तो पूरा जो एक्सपेंडिचर है वो पूरा आप गवर्नमेंट हुए, आप एब्रोड भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इसमें फैसिलिटी है। साथ में आप देखोगे कि इसमें जो ट्रेनिंग में होती है, जैसे आप फोटोज़ में देखे होंगे तो वाइट टी शर्ट वगैरह ये इसका कॉस्ट्यूम होता है। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये होती है कि बाकी अच्छी चीज़ आप जगह घूमने को मिलता है। कोयम्बटूर वगैरह यहाँ आप जाओगे तो मिक्स वहाँ बेच आते हैं। जैसे यदि आपने जैसे यूपीपीएस का आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया उसमें पूरा समझाया, वो वाले ये एसीएफ की ट्रेनिंग करने होते हैं वहाँ कोयम्बटूर आते हैं, तो एक मिक्सअप आपको एक कल्चर मिलता है। तो ये चीज़ें होती है, आपको बहुत जगह आपको घूमने को मिलता है। ठीक है, नेचुरल चीज़ें। तो ये सारी एक ट्रेनिंग का होता है एक क्राइटेरिया। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसके अंदर बात अपन करने से पहले, इस चर्चा पे आने से पहले अपन जो एक मेन मुद्दा था उस पर आते हैं। ये तो एक नॉर्मली होगी, और मुझे कुछ याद आएगा तो मैं आपको साथ में बताता रहूँगा। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि इसकी प्रेफरेंस की। तो प्रेफरेंस में अपन बात कर रहे थे तो इसमें यदि किसी ने बाई मिस्टेकली फॉर्म फिलअप करने में गलती कर दी होगी, जैसे मोस्टली बहुत से स्टूडेंट ने की है। मैं जो अभी इस साल से हमारी जो कोचिंग चल रही है उसमें स्टूडेंट्स की खूब सारी क्यूरीज आ रही है कि सर हमने ये प्रेफरेंस भर दी। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्म रीओपन होंगे नहीं होंगे इससे कोई मैटर नहीं करता। यदि रीओपन होते हैं, रीओपन किस बेस पे होते हैं फॉर्म, वो एक थोड़ा प्रोसेस में ये बताता हूँ कि जैसे आरपीसी ने एक अभी समिति बनाई है, जैसे शिव सिंह राठौड़ सर के नेतृत्व में है। वो क्या करती है, जैसे जितने भी इनके पास मेल आते हैं, कंप्लेन आती है, इस कंप्लेन को क्या करते हैं वो एक दिन मीटिंग के अंदर वो कंसिडर करते हैं, और कंसिडर उन्हीं को कर जाती है जो मोर देन कंप्लेंट्स आती है। और फिर उन पे जो डिस्कस किया जाता है कि कुछ हो सकता है कि ये कोर्ट में जाके कुछ अटक सकती है, जैसे इनको एज को लेके हो सकती है, कुछ आप कैटेगरी को लेके हो सकती है, कुछ अब जैसे अपने ये जो एससीएफ से रिलेटेड पोस्ट को लेके, प्रेफरेंस को लेके हो सकती है। तो ये चीज़ें फिर कंसिडर की जाती है, फिर वापस रिकमेंड की जाती है कि ये चीज़ें आप स्टूडेंट को रीओपन करने के लिए फॉर्म के लिए आप दे सकते हो। ठीक है, तो वो एक चीज़ें मिलती है। तो आप क्या करोगे, आप मल्टीपल या मतलब बहुत से क्वांटिटी में एक जाएगी मेल तो, और कुछ तो आप जो कंप्लेन जाएगी तो वहाँ आरपीसी रीओपन कर सकती है। ये तो एक इसका रहा प्रोसेस होता है। ठीक है, आरपीसी ने पहले बहुत बार ओपन कर रखी है तो दोबारा करें, या आरपीसी पे डिपेंड है। हाँ, आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी ये आप देख रहे होंगे, ये इसमें किसी ने सचिव है किशोर कुमार शर्मा, उसको लिखा है कि आवेदन में मामूली सुधार हेतु। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, मेरी जो पसंद थी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर थी, और मैंने अब आवश्यक परिवर्तन करना चाह रहा हूँ, और ये अब मैं एससीएफ को पहली प्रेफरेंस देना चाह रहा हूँ। तो इन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन्होंने मेल किया सेंड। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, देखो साथ में डीडी भी भेजी है। ठीक है, आवेदन पत्र भी कॉपी भेजी है, और आधार कार्ड की कॉपी भी भेजी है। तो इन्होंने जो मेल भेजी है, एक नहीं, उन्होंने मेल, जो मेरा स्टूडेंट है, इन्होंने मोर टाइम्स मेल इन्होंने सेंड किया है। ठीक है, तो ये आप बाद में मुझे यदि चाहिए आपको ये फॉर्मेट, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लो लिख के अपना नाम करके भेज सकते हो, मैं आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगा फॉर्मेट। फिर आरपीसी की तरफ से जो मेल आया है स्पीड पोस्ट के थ्रू, ठीक है, तो ये इन्होंने जो डेट भेजी थी ये क्या थी, 11/3 थी, और इनके पास मेल वापस रेस्पॉन्स आया 13/6 को। इन्होंने वापस क्या बोला है कि जो आपने त्रुटि के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखा था उसके संदर्भ में हम आपको क्या किया जा रहे हैं कि हम आपको टाइम दे रहे हैं, और जो एक संशोधन के नाम से लेके जो एक चीज़ होती है, जैसे आप ओनली नाम को लेके, ओनली नाम को छोड़ के आप क्या कर सकते हो, पूरा जो एडिट है वो आप कर सकते हो। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप अपनी जो पोस्ट है उसको भी आप ले सकते हो। और इसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि यदि आपने ऑफलाइन जो भी भेजे हैं उनमें वो आरपीसी कंसिडर नहीं की जाती। आपको क्या करना कि ऑनलाइन ही आपको भेजना है सारी चीज़ें, क्योंकि इसने आरपीसी ने क्लियर लिखा है ऑफलाइन प्रार्थना
पत्र स्वीकार नहीं किए जाते हैं। ठीक है। साथ में इन्होंने बोला है कि यदि आपने जो भी डीडी सेंड किए वो आपको पुनः लौटाया जा रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से फॉर्मेट लिख के आपको मल्टीपल जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में आप जो एक यूनिट हो सकते हैं वो सारे लोग एक साथ भेज सकते हैं। ये तो रहा एक इसका मेल करने का और वापस आरपीसी का रेस्पॉन्स। और दूसरी बात, अब बात करते हैं अपन दूसरी कि आफ्टर द रिटर्न एग्जाम यदि कुछ ऐसा होता है क्या कि यदि आप 10 डेज के लिए आपको वापस मौका दिया जाता है चेंज करने के लिए, ठीक है, या इंटरव्यू के टाइम। तो मैं इंटरव्यू टाइम बता दूं कि पहले उस पर आने से पहले, तो इंटरव्यू में अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आरएस के अंदर आप देख रहे होंगे तो 2013 की जो वैकेंसी है उसके अंदर आरपीसी ने प्रेफरेंस मांगी थी। उसके बाद आरएस में दोबारा 2016 और 2018 दोनों में वैकेंसी में इन्होंने प्रेफरेंस नहीं मांगी थी। तो आप यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है और स्पष्ट बोला हुआ है उसके अंदर कि आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी, मतलब आपको अभी भरनी पड़ेगी, क्योंकि कट ऑफ फिर बाद में बनाएंगे करेंगे जो सारी चीज़ें वो क्राइटेरिया उनके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। तो आपको इंटरव्यू के अंदर मौका नहीं मिलेगा, आपके पास अभी चांस है, ये तो आप मेल कर सकते हो। दूसरी चीज़ की जो एग्जाम के टाइम ओपन होगा उस टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम टाइम क्या रहेगा, जैसे इन्होंने आरपीसी ने बोला गया कि एक तो जैसे जो आवेदन की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिन के दिवस के भीतर आप संशोधन कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह क्या बोला, इसी तरह प्रथम चरण की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु 10 दिन का अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप देखिए विषय पद दोनों दे रखें, इसमें सब में आप संशोधन कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखो विषय पद नाम फोटोग्राफ के अलावा अन्य संशोधन कर सकते हो। तो ये एक लाइन स्पष्ट इन्होंने आरपीसी ने क्लियर कर रखी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ एक वर्ड आ रहा है के अलावा। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि मोस्टली आरपीसी ने अभी कुछ रिसेंट एग्जाम्स हैं, जैसे मैंने पता किया है और स्टूडेंट्स ने जो पता किया है, उन रिसेंट एग्जाम के बाद आरपीसी ने एक रूल्स और जो पैटर्न फॉलो किया, उसमें आरपीसी ने क्या बोला गया है कि जो एग्ज़ाम होता है प्रथम चरण, उसके बाद आप अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हो। इसमें विषय इसलिए आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने फॉरेस्ट्री एग्जाम और सब्जेक्ट जो आपने दे चुका होगा उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप फोटोग्राफ चेंज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने वो एग्जाम नाम दे सकते हैं, हस्ताक्षर यूनिक होते हैं, नाम यूनिक होते हैं। उसमें भी आप देख रहे होंगे, इसमें भी यही लिखा है कि नाम को छोड़कर आप कोई भी चीज़ें चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ रही इसकी चीज़ है, तो आप एक मौका मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अदरवाइज यदि आप उस तक का आप वेट नहीं कर सकते हो तो आप ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो तब तक के लिए मेल सेंड करके और इस फॉर्मेट के साथ, तो वो है। लेकिन आप ये श्योर रहिए कि पोस्ट को लेके, प्रेफरेंस को लेके आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आपको 100% मौका मिलेगा टाइम। आप तब तक ये चीज़ फॉलो कर लीजिए। अभी आरपीसी के पास टाइम भी है, लॉकडाउन भी है, तो आरपीसी रीओपन कर सकती है। ठीक है। क्योंकि नए फॉर्म भी आए हैं खूब सारे, पहले वालों को इतना टाइम दिया तो आरपीसी टाइम दे सकती है, इतना कुछ भी नहीं है। आरपीसी पास अभी खूब टाइम है इन चीज़ों के लिए। तो ये रहा इसका प्रोसेस। ठीक है। अब रहा अपन बात करते हैं इसकी, अभी रिसेंट में यदि एक कल आपको देखे होंगे तो कल एक मीटिंग हुई थी 17 मई को, और उसको लेके वीसी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, उसमें अंदर सीएम सर ने एक जो आरपीसी और डीओपी और इन सब के जो प्रमुख अफसर हैं उनसे डिस्कस किया था कि जो भी पेंडिंग वैकेंसीज है उन वैकेंसीज पे एक एक्शन लिया जाए और उनको समय पर पूरा किया जाए। तो उन्होंने क्या बोला गया कि जैसे जो भी वो क्या है कि वैकेंसी पेंडिंग है, लंबित है, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बोला है जो लंबित है, ठीक है, लंबित भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरू हो सके। क्योंकि अभी जो लॉकडाउन हुआ था कोविड-19 के कारण प्रभावित हुआ है, इसे जल्द से जल्द सुचारू रूप से आप पूरा करिए ना। तो आप इसमें देख रहे होंगे, बाकी इन चीज़ों पे आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं इनमें कह रहा हूँ जो पेंडिंग वैकेंसी कौन कौन सी है। अभी पेंडिंग वैकेंसी में अपनी एससीएफ है, और एससीएफ के अलावा और भी जो आरपीसी की बात कर रहा हूँ मैं ना, आरपीसी उसके अंदर जैसे एक लाइब्रेरियन की वैकेंसी थी, ठीक है, कुछ एक सेंस करते विभाग की वैकेंसी थी,
जिसकी 12 मई के समथिंग 11 मई की समथिंग डेट थी, इसकी 28 अप्रैल के समथिंग डेट थी। और भी जैसे एग्ज़ाम्स हैं उनकी एग्ज़ाम थी, जो 29 अप्रैल को भी कुछ एक और एग्ज़ाम था प्रोटेक्शन का, याद नहीं आ रहा मुझे, तो ये थी। तो ये एग्ज़ाम थे, ये एसीएफ से पहले एग्ज़ाम थे सारे के सारे। एसीएफ से पहले क्यों थे? एसीएफ का रीज़न ये था कि अब स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर पहले एसीएफ से पहले इन एग्ज़ाम को पूरा कराएंगे तो प्रायोरिटी में ये रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बोल रहे हैं कि किसी न्यूज़पेपर में किसी में एसीएफ की इतनी डिस्कस और चर्चा नहीं हो रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये देखोगे कि एसीएफ को कराने के लिए पिछली बार जब 28 अगस्त को एग्ज़ाम था, तो 28 अगस्त से लेकर सितंबर के फर्स्ट वीक तक एक लंबा दौर चला था। ये एक पूरा स्पेन था, एक पीरियड। तो इतना थोड़ा सा इसको आरपीएससी को एग्ज़ाम कराने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि इतने सारे इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, तो उनको भी एग्ज़ाम कराना पड़ेगा। एक दिन में 2 एग्ज़ाम होंगे, ये श्योर है। तो आपको ये चीज़ यहाँ से ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आरपीएससी ने इसकी डेट इसलिए पहले नहीं दी थी क्योंकि इसके पास आरपीएससी के पास इतना टाइम नहीं था। और 16 मई तक बाद में स्कूल्स बंद हो गई थी, और जो 16 मई से लेकर 25 जून तक स्कूल बंद थी, तो आरपीएससी के पास कर्मचारी नहीं है, तो इस ड्यूरेशन में एग्ज़ाम कराना पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये श्योर था कि 25 जून के बाद में या जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होना श्योर था। तो आरपीएससी यदि दोबारा एग्ज़ाम के लिए एक डेट दे, टेंटेटिव डेट दे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन वैकेंसीज को आरपीएससी पहले कराएगी। आरपीएससी पहले इसको भी करा सकती है। 2018 की वैकेंसी अभी भी अटकी हुई है। सारी एग्ज़ाम हो चुके हैं, ये एग्ज़ाम इतना प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि ये 3 चरण में एग्ज़ाम होगा, तो आरपीएससी इनको पहले कराएंगे। दूसरी चीज़ कि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास इतना नहीं है, इसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं कराएगी और है नहीं। तो एलडीसी उन सबको गवर्नमेंट क्या कर रही है कि ज्वाइनिंग दे रही है। तो वो क्यों दे रही है रेवेन्यू? वो तो मतलब मास लेवल पे है ना, या 10,000 के समथिंग प्लस 11,000 के समथिंग वैकेंसी है। तो आप ये भी कोई ऐसा बहाना नहीं है गवर्नमेंट के पास। दूसरी चीज़ देखो, गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि मैं एक जो होता है लॉजिकल है या नहीं इलॉजिकल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा होता है कि आप यदि युवा बेरोजगार है, इन पे एक बहुत बड़ी मास लेवल पे है, तो उनका ध्यान थोड़ा इंगेज कराने के लिए, ताकि आप गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं और जो गवर्नमेंट कर रही है उन पे ध्यान फोकस ना हो, इसके लिए उनको कहीं ना कहीं इंगेज करने के लिए कभी कभार क्या होता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट करा देती है। उससे क्या होती है कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी आता है खूब सारा, ठीक है। दूसरी चीज़ की यदि गवर्नमेंट क्या करती है, एग्ज़ाम की डेट दे देती है, तो उसमें क्या होता है जो बेरोजगार होते हैं वहाँ वो इंगेज हो जाते हैं, तो वहाँ से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है इन पर गवर्नमेंट का ध्यान हट जाता है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इनसे ध्यान हटाने के लिए आपको एक बार के लिए एग्ज़ाम की डेट देगी, मतलब आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और प्रिपेयर कब रहना पड़ेगा, आप मान सकते हो मई अभी चल रहा है, तो ये जून है, उसके बाद जुलाई है। यदि मानते हैं कि जून के अंदर पीक लेवल आएगा, तो जुलाई में इसका डाउन स्लो हो जाएगा वापस कोविड का। फिर उसके पास अगस्त और सितंबर बचता है, तो आप सितंबर के बाद एग्ज़ाम की डेट कभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं अनुमान दे रहा हूँ, तो ये श्योर नहीं है, आगे लॉकडाउन पे डिपेंड है पर सारी चीज़ें, लेकिन आप 100 डेज आप एग्ज़ाम के मान के सकते हो, ठीक है। 100 डेज आप सिलेबस के पास आपके पास है, इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि वीडियो आप देख रहे होंगे, तो यदि कोई स्ट्रेटजी यदि फॉलो करना चाहता है, मैं एक बताता हूँ मेरे जो सुझाव है। आप देख रहे होंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए। आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी देखिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट 33% की समथिंग, जैसे कितना पेपर है 600 का मार्क्स का है, मैं इंटरव्यू शामिल नहीं कर रहा हूँ, 600 मार्क्स ओनली रिटर्न देख रहा हूँ। 33 इसका है, 2 ऑप्शनल है, मतलब कितने हुए 66%। आप उसके बाद देखोगे जीके का, जीके कितना कर रहा है 17% के अलावा, उतनी इंग्लिश कितना कर रहे हैं 17% के अलावा। अब आप देख रहे होंगे कि इतना जीके, कितनी जीके आपको इंडिया में पढ़ना पड़ेगा और राजस्थान का पढ़ना पड़ेगा, साथ में करंट पढ़ना पड़ेगा। तो आपके 10 सब्जेक्ट यहाँ पे है, वो मिला के 17% आपके पूरा करते हैं। और जो इंग्लिश है ओनली वो 17% कर रहे हैं, और जो ऑप्शनल कर रहे हो वो आपको 66% कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि जो 10 सब्जेक्ट जीके के हैं उनको आप, मैंने एक सिलेबस एनालिसिस किया है पूरा का पूरा, उस सिलेबस में आप देखना, और जो टॉपिक है वो बिल्कुल आरपीएससी ने स्पेसिफाई कर रखे हैं। उन टॉपिक को सिलेक्टेड आपको मैटर से पढ़ना है। आपको बड़ी बुक्स को फॉलो नहीं करना है कि जैसे किसी ने बता दिया है कि
आप पनोरमा लेके आ जाइए, आप बड़ी बुक्स कुछ भी लेके आ जाइए, ऐसा कुछ फॉलो नहीं करना। आपको सिलेक्टेड मैटर उठाना है और वो टॉपिक उठाना है, उस टॉपिक से आपको पढ़ना है। इसके लिए क्या होता है कि जैसे हम जो अभी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, उस कोचिंग में क्या कर रहे हैं कि जो सिलेबस है उस सिलेबस को टॉपिक टू टॉपिक हम फॉलो करवा रहे हैं। मतलब आप इन्वायरमेंट के में हमारे नोट्स देखोगे और आप जैसे इकोनॉमिक्स के जो हमने पार्ट डाला है उसमें आप देख रहे होगे जो सिलेक्टेड टॉपिक है उन्हीं पे हम वर्क कर रहे हैं, उन्हीं पे हम एमसीक्यू बना रहे हैं और वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो आरपीसी जो टॉपिक दिया है। ऐसे नहीं कि आप राजस्थान की हिस्ट्री का आपने सिलेबस दे दिया तो राजस्थान हिस्ट्री के कहीं से उठा के क्वेश्चन दे दिए। मतलब ऐसे खूब सारे केसेस मैंने देखा है और वो कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं। तो आपको इतना वाइड लेवल पे नहीं जाना है क्योंकि इसका वेटेज ओनली 17% ही है पूरा जीके को मिला के। तो आपको इतना वाइड लेवल पे नहीं पढ़ना है, आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। और सिलेक्टेड मैटर कहाँ से पढ़ सकते हो आप, जो पर्टिकुलर कहीं कोचिंग चल रही है, जैसे हम सेगमेंट वाइज अभी आपको पोर्शन दे रहे हैं तो वहाँ से वो आप पैटर्न फॉलो कर सकते हो। जैसे हमने इंग्लिश का है तो हमने ओनली वर्क करवाएंगे इंग्लिश पे कि आपको जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन कन्फ्यूजन वर्ड है वो सारा उन पे एक प्रैक्टिस होती है डे बाय डे। दूसरे वाला जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के अंदर आपको ओनली पर्टिकुलर जो चीज़ें पढ़नी है वही चीज़ें आपको दे रहे हैं और वही एक कंपाइल नोट्स दे रहे हैं। इन्वायरमेंट में आप देख रहे होगे तो आप जैसे दृष्टि की बुक्स लेके आ रहे हो, आप दूसरी चीज़ आप वाणी की बुक लेके आ रहे हो, आप पढ़ रहे हो नो डाउट, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, इन्वायरमेंट में भी आपको पर्यावरण में आपको सिलेक्टेड मैटर पढ़ना है। सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको सिलेक्टेड मैटर पढ़ना है और आपको स्मार्ट स्टडीज़ की बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपको यहाँ चॉइस करने पड़ेंगे। आप जैसे देखोगे राजस्थान का, यदि आप किसी को डर लग रहा है राजस्थान का मैं पोर्शन कहाँ से पढ़ूँ, तो इसका वेटेज आप देखोगे 5.5% ही है। ठीक है, ये अपन कह नहीं सकते 5.5% है, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ क्योंकि राजस्थान का वेटेज बहुत बढ़ेगा, आप इंडिया को मान सकते हो कम का। तो इतना चीज़ें आप एक चीज़ें आप ओवरऑल आप एनालिसिस कीजिए और आप देखिए कि चीज़ें कैसे आप पूरी कर सकते हो। इस लॉकडाउन में 100 डेज है और आप कैसे इस चीज़ों को टारगेट लेके कर सकते हो। तो ठीक है, आप हमारे बाकी वीडियोज़ है वो आप आराम से यूट्यूब चैनल पे देखिए और मैंने स्ट्रेटजी के खूब सारे वीडियोज़ बनाए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।